नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एपिसोड नंबर 16 के जो सवाल थे उन्हें लिया था। ऑब्वियसली कुछ सवाल रह गए थे जिन्हें आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में लिया जा रहा है। दोस्तों, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, आप सभी का स्वागत है। आप जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर जो भी सवाल जवाब सीरीज का वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे कर सकते हैं। उसके सवाल का जवाब आपको जरूर से दिया जाएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे है, वो जो सवाल हो वो सार्वजनिक हो, वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल्स ना हो, पर्सनल आपका कोई क्वेश्चन ना हो। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और ये अरूप विश्वास जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर, मारक ग्रह यदि तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें हाउस पर अगर उच्च राशि पर हो तो क्या स्टोन धारण कर सकते हैं? अरूप जी, यदि उच्च राशि स्थित कोई ग्रह होता है, वो भले ही तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में है, तो उसे हम अच्छा नहीं मानते। स्पेशली मैं अपने हर वीडियोस में लगभग जो भी 6th, 12th या 8th हाउस का जो भी वीडियो होता है, इवन 3rd हाउस का भी जो वीडियो होता है, उसमें मैं बताता हूं कि यहाँ पर कोई भी ग्रह सामान्यतः अपने अच्छे फल नहीं देते, चाहे वो उच्च राशि ही क्यों ना हो जाए। हाँ, विपरीत राज्यों की एक अलग स्थिति होती है जिसमें वो दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः यदि कोई ग्रह उच्च राशि का है 3, 6, 8 या 12 में, तो उसका रत्न आपको पहनना नहीं चाहिए। उसका रत्न वर्जित है आपके लिए। सुकृति जी मुझसे सवाल करती हैं कि सर, व्हाट हैपन इफ चंद्रमा एंड राहु आर इन 6th हाउस इन स्कॉर्पियो साइन? देखिए, स्कॉर्पियो साइन मतलब 8 नंबर, वृश्चिक राशि। सुकृति जी पूछती है मुझसे कि यदि चंद्र और राहु कुंडली के 6वें भाव में वृश्चिक राशि के साथ हो, कहने का मतलब 8 नंबर के साथ हो, तो क्या होगा? तो देखिए, 8 नंबर जो है, वृश्चिक राशि जो है, यहाँ पर चंद्रदेव भी नीच राशि स्थित माने जाते हैं, राहु भी नीच राशि स्थित माने जाते हैं। कहने का मतलब एक ये भी प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है, दूसरा भी प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है, मतलब दोनों ही यहाँ पर दिक्कत पैदा करने वाले हैं। अब सामान्यतः मैं यह तो कह देता हूँ कि ये कोई भी ग्रह तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठेगा तो प्रॉब्लम देगा, लेकिन यहाँ पर तो नीच राशि ग्रह दो बैठे हुए हैं तीसरे, छठवें भाव में, इवन किसी भी भाव में बैठ सकते हैं, खराब भाव में। तो यहाँ पर ये चंद्र और राहु इंसान को मानसिक तौर पर चिंता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार बनाते हैं। जल्दी से चिंतित हो जाना, जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाना, जल्दी से इंसान का मन जो है वो चिंता में आ जाना, ज्यादा परवाह करना किसी भी चीज की, इस तरह की स्थितियां बन जाती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो अधिकतर इस तरह की युति के द्वारा होते हैं। हालांकि ये चीज देखना भी बेहद जरूरी है कि चंद्र और राहु कितने करीब बैठे हुए हैं। करीब बैठे हैं ये आपको डिग्री से पता चलेगा। चंद्र का डिग्री यदि 12 है, राहु का डिग्री यदि 16 है या फिर 15 है, तो ये बहुत करीब बैठे हुए हैं एक दूसरे से। ये अपने ग्रहण योग का निर्माण करेंगे और ग्रहण योग के द्वारा ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बनाएंगे। लेकिन चंद्र का डिग्री 1, 2, 3, 4 है, राहु का डिग्री 27, 28, 29 है, तो ये कोई ग्रहण योग का निर्माण नहीं करेंगे। और यहां पर जो मानसिक स्थिति है वो उतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी। प्रॉब्लमेटिक होगी, मैंने वही वर्ड यूज किया कि उतनी ज्यादा, कहने का मतलब कुछ तो प्रॉब्लमेटिक होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी। फिर भी चंद्र और राहु का उपाय करना चाहिए। अब उपाय कैसे करें? तो उपायों का सीरीज बना हुआ है इस चैनल पर, आप जाइए। उपायों की सीरीज में आपको चंद्र और राहु के वीडियोस भी मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखिए और आप उपाय कीजिए। सुकृति जी के बाद अंकित तिवारी जी मुझे सवाल करते हैं कि नमस्कार अंकित जी, क्या कुंडली में राहु और केतु भी कारक अवस्था में होते हैं, मतलब मृत युवा में होते हैं? अच्छा, कारक अवस्था एक अलग चीज है, मृत युवा जो अवस्था आपने बताई ये एक अलग चीज है। मैं दोनों के उत्तर दे देता हूं। बिल्कुल, राहु और केतु कारक अवस्था में भी हो सकते हैं। कारक का मतलब है फ्रेंडली प्लैनेट, बहुत अच्छा करने वाला प्लैनेट, तो बिल्कुल होते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था राहु और केतु योग कारक हैं या कारक हैं, इस नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल पर। उसमें मैंने बताया कि कब राहु और केतु कारकत्व, अपने कारकत्व वाले फल देते हैं, कब वो अपने मारकत्व वाले फल देते हैं। मारक इन द सेंस एनिमी प्लैनेट्स। तो हाँ, बिल्कुल कारक ग्रह भी होते हैं, फ्रेंडली प्लैनेट भी होते हैं। फिर आपने ये भी पूछा है कि मृत और युवा भी होते हैं क्या? ऑब्वियसली मृत और युवा भी होते हैं। डिग्री वाइज कोई भी ग्रह मृत भी हो सकता है, कोई भी ग्रह युवा भी हो सकता है, कोई भी ग्रह वृद्ध भी हो सकता है, कोई भी ग्रह बाल अवस्था में भी हो सकता है। तो उसी तरह राहु और केतु की डिग्रियां भी होती है, वो भी हो सकते हैं ऐसे ही। अंकित जी के बाद विनोद जी
मुझे सवाल करते हैं कि सर यदि शनि मंगल ग्रह के उपाय कर रहे हैं या किसी भी ग्रह का उपाय कर रहे हैं और शिव जी की डेली आराधना भी करते हो, ऑब्वियसली आप कोई पूजा पाठ भी करते हो, तो नॉनवेज टोटली बंद कर देना चाहिए क्या, यदि जातक बॉडी बिल्डिंग करता हो तो। अच्छा विनोद जी, बॉडी बिल्डिंग करता हो, ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई। देखिए ज़रूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपको नॉनवेज खाना ही चाहिए। हमारे धर्म में नॉनवेज को, हिंदू धर्म में नॉनवेज को वर्जित किया गया था। इसी वजह से नॉनवेज का प्रसाद भगवान को कहाँ चढ़ता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ तांत्रिक जगह हैं, वहाँ पर नॉनवेज चढ़ता है और वो तंत्र मंत्र साधना स्थल होता है ना। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर वैदिक रीति की बात करें, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की बात कर लें, हनुमान जी की बात कर लें, शिव शंकर भगवान की, तो यहाँ पर कोई नॉनवेज का प्रसाद तो किसी को चढ़ता नहीं। कहने का मतलब धर्म में नॉनवेज जो है वो वर्जित है। अब जो है धर्म में यदि वर्जित है तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि धर्म में, हिंदू धर्म के पहले के जो लोग थे वो बॉडी बिल्डर नहीं हुआ करते थे। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग करना है तो नॉनवेज आपको खाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको बॉडी को बहुत अच्छी तरह से बिल्ड करेगी। तो नॉनवेज उसका एक ज़रूरी नहीं है कि आप खाएं ही खाएं। तो एक तो ये बात मैंने कही। दूसरी बात, हाँ मैं ज़रूर सबसे कहता हूँ कि यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपको नॉनवेज नहीं लेना चाहिए, ये वर्जित है। और जो भी आप पूजा पाठ करते हैं वो आपको नहीं लगती है यदि आप नॉनवेज लेते हैं। तो जो तंत्र की बात की ना, तांत्रिक विधियों की बात की, वहाँ पर नॉनवेज वगैरह सब खाया जाता है, नॉनवेज चढ़ता है, बलि दी जाती है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन वैदिक रीति से यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो यहाँ पर आपने कहा कि भाई शनि मंगल का मैं मंत्र कर रहा हूँ या फिर शिव जी पर जल चढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। रवि जी मुझे सवाल करते हैं कि सर क्या लग्न कुंडली में मारक ग्रह अपने स्वयं के घर को भी इफेक्ट करते हैं। मतलब कि अगर कोई मारक ग्रह अच्छे घर में हो तो क्या वो ग्रह अपने स्वयं के घर को भी अच्छा करेगा या बुरा। कृपया इसके बारे में मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। ओके रवि जी, देखिए कोई मारक ग्रह है, अब वो यदि खुद के भाव में बैठा हुआ है, खुद के भाव में भी तीसरे, छठवें, आठवें, 12वें भाव में नहीं है और किसी अच्छे भाव में, खुद के भाव में बैठा है, तो वो उस भाव के लिए जरूर से अच्छे ही फल वो अपने देता है। हाँ उसकी दृष्टियां खराब हो सकती है लेकिन उस भाव में अच्छे फल देता है। लेकिन आपने जैसे बताया कि किसी भाव का स्वामी है, अब किसी भाव का स्वामी कहीं और दूसरे भाव में जाकर के बैठ गए, जैसे शनिदेव को मान लेते हैं, शनिदेव छठे भाव के भी स्वामी है, 7वें भाव के भी स्वामी है, मतलब मारक ग्रह यहाँ पर हो गए टोटली। अब ये शनिदेव कहीं दूसरे भाव में जाकर के बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल भाई फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठ गए, तो यहाँ पर तो अपने खराब ही फल देंगे, इनका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी दृष्टि भले ही खुद के भाव पर आए, कोई बहुत अच्छे फल नहीं देने वाले। इनकी दृष्टि भले ही तृतीय जाती है, थर्ड हाउस पर, कोई भी अच्छे फल नहीं देने वाले, ये अपने खराब ही फल देंगे यदि ये मारक ग्रह हैं तो। रवि जी के बाद राहुल जी मुझसे सवाल करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। यूरेनस और नेपच्यून प्लैनेट हमें प्रभावित क्यों नहीं करते। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इन दो ग्रहों को क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि ये दोनों ग्रह हमारे सौर मंडल का हिस्सा हैं। कृपया करके मार्गदर्शन करें। राहुल जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। देखिए सौर मंडल के जो हिस्सा है वो कई 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 और चीजें भी हैं। केवल ये यूरेनस, नेपच्यून, हर्शल, प्लूटो जिन्हें ये कहा जा रहा है ये नहीं है। आप जो जुपिटर है, जो बृहस्पति है, उसके उपग्रह देखेंगे तो वो 50+ आपको मिलेंगे। 50 से ऊपर बृहस्पति के उपग्रह हैं। जी हाँ, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में मंगल के भी उपग्रह हैं, उन्हें बृहस्पति का चंद्रमा कहा जाता है। कई उनके नाम है एग्जैक्टली, लेकिन सामान्य तौर पर उन्हें बृहस्पति का चंद्रमा कहा जाता है, मंगल के चंद्रमा कहा जाता है। तो ऐसे कई उपग्रह हैं, कई सौरमंडल में कई ऐसी चीजें हैं जिनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। अब क्या हुआ कि जो ज्योतिष शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्री थे, जो महान विद्वान थे, प्रखंड पंडित थे, जिन्होंने ये ज्योतिष शास्त्र बनाया और जिन्होंने इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए, वो बड़े ही जानकार थे। उन्होंने सब कुछ देखा, देखने के बाद उन्हें जिन जिन ग्रहों का, जिन जिन उपग्रहों का, चंद्रमा कोई ग्रह थोड़े ना है, चंद्रमा तो उपग्रह है, तो जिन जिन उपग्रहों का भी इवन
हम पर फर्क पड़ता हुआ दिखा, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर विस्तार से बता दिया। उनके बारे में उन्होंने इतना बड़ा ज्योतिष शास्त्र खड़ा कर दिया, उनके बारे में उन्होंने यहाँ पर इतना बड़ा गणित खड़ा कर दिया। अब एक उदाहरण के तौर पर आपने जिसे प्रश्न पूछा, अब भाई किसी भी अंक का 0 से गुणा करने पर 0 क्यों आता है? अब भाई प्रखंड गणितज्ञ थे, उन्होंने ऐसा निजात किया, उन्होंने बताया, हमने उस चीज को मान लिया। इसी तरह से कुछ फॉर्मूले होते हैं भाई, a + b = समथिंग समथिंग, तो ऐसा ही क्यों? तो अब प्रखंड पंडित हैं, उन्होंने प्रखंड गणितज्ञ हैं, उन्होंने वो फॉर्मूला बनाया, उन्होंने ये बताया, हमने उस चीज को मान लिया। 1 और 1 2 ही क्यों होता है? 2 अंक को 2 ही अंक का नाम क्यों दिया गया? 4 अंक भी बोला जा सकता था। तो वही बात है कि हमें ऐसा बताया गया, इनके द्वारा बड़े बड़े गणित किए गए, इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण सिद्धांत निकाले गए जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। बस बात वही है कि यूरेनस और नेपच्यून जो है उनका ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में जो है वो प्रयोग नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र हैं, हमारे जो प्रखंड पंडित, प्रखंड विद्वान रहे, उनके द्वारा जो यहाँ पर संशोधन किए गए थे वो इन 9 ग्रहों के द्वारा, मुख्यतः 9 ग्रह जो हैं उनके द्वारा किए गए थे और उनको ही लेकर के किए गए थे। चलिए, राहुल जी के बाद विजय जी मुझसे सवाल करते हैं कि गौरव सर, सिंह लग्न में सन और मार्स अगर अच्छे भाव में कंजंक्शन हो तो कैसा फल देंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका विजय जी। देखिए, सिंह लग्न में जो है वो सूर्य तो लग्नेश है और जो मंगल है वो भाग्येश है। मतलब कहने का मतलब दोनों ही अति योग कारक ग्रह हैं। लग्नेश और भाग्येश का कहीं साथ में आकर के बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। और आपने तो यहाँ पर कहा कि कहीं अच्छे भाव में हो, पहले 5वें या 9वें भाव में हो, त्रिक स्थान में हो, तो ये तो बहुत सुंदर बात हो गई, ये बहुत अच्छी बात हो गई कि यहाँ पर यदि सूर्य और मंगल की युति होती है तो व्यक्ति जो है वो भाग्यशाली होता है, व्यक्ति जो है वो आक्रामक होता है। आक्रामक का मतलब ये नहीं किसी को मार देगा, आक्रामक का मतलब ये कि मुझे ये कार्य करना है तो निश्चित तौर पर मैं करके रहूंगा, कोई भी दिक्कत आ जाए। तो इस तरह का आक्रामक व्यक्ति होता है कि अपने कार्य को लेकर के आक्रामक होता है, वो सफलताएं प्राप्त करता है, बहुत अच्छी युति होती है। एक चीज का ध्यान रखिएगा बस कि मंगल अस्त ना हो, क्योंकि सूर्य जो है उनमें एक खराबी है, भले ही वो कितने अच्छे ग्रह हो जाएं, उनके पास आने वाला जो ग्रह है उसको जला देते हैं, अस्त कर देते हैं। तो मंगल की दूरी होना जरूरी है, कम से कम 6 डिग्री से ऊपर, 6, 7, 8 डिग्री से ऊपर ही मंगल यदि हो तो ये बहुत अच्छा है। आइडियल कंडीशन बताऊं, सूर्य देव 10 डिग्री में हो, मंगल देव 20 डिग्री में हो, ये एक आइडियल कंडीशन है। यहां पर यदि सूर्य और मंगल बैठे हुए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अपने फल देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतने प्रश्नों को लिया, मुझे विश्वास है कि मैंने जो जवाब दिए उनसे आप संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सजेशन भी लिख करके मुझे दे सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं और चीज़ों को इंक्रीज करूं। ऑब्वियसली आफ्टर ऑल आई एम नॉट गॉड, तो कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ त्रुटियां मुझसे हो भी सकती हैं, तो आप उन त्रुटियों को सुधारने के लिए मुझे सजेशन दे सकते हैं। इस वीडियो में ही नहीं, और चैनल पर और कुछ वीडियो का आप मुझे सजेशन देना चाह रहे हैं। हालांकि आप कई सजेशन देते हैं जिन्हें मैं मानता भी हूं, और भी आप जो सजेशन मुझे देना चाहते हैं उनका स्वागत है। चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपसे विदा लूंगा। आने वाले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।